किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने से पहले, डिसाइड करने से पहले कि ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमको अब शुरू करनी है, आपको उसका सिलेबस पता होना ज़रूरी है। जिससे कि आप ये आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि ये पेपर आपके लिए है भी या नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर ए टू जेड सीरीज़ ऑफ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। आज हम इस सीरीज़ में सेबी ग्रेड ए के सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस के बारे में देखेंगे। और ये सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे हम सेबी ग्रेड ए से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सीरीज़ में देख रहे हैं। इसकी कुछ वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे ऑल अबाउट सेबी ग्रेड ए एलिजिबिलिटी की वीडियो हमने कवर कर ली है और एग्ज़ाम पैटर्न को हमने डिटेल में समझ लिया है। आज की वीडियो में हम सेबी ग्रेड ए के सिलेबस को देखेंगे। अब ये सीरीज़ का पर्पस क्या है कि सेबी ग्रेड ए से इन्फॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए होती है जिस एस्पेक्ट में, वो बहुत इंटरनेट में स्कैटर्ड वे में है। सो नाउ विद दिस सीरीज यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। तो ये इस सीरीज़ का पर्पस है कि आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी इस सीरीज़ में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सिलेबस के साथ सेबी ग्रेड ए के, बट उसके पहले मैं आपको इस गाइड बुक के बारे में बता देता हूँ। दिस गाइड बुक इज़ योर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर असिस्टेंट मैनेजर इन द सेबी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस गाइड बुक में आपको पता क्या चलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सेबी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, सेबी की हिस्ट्री क्या है, सेबी में हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ एवेन्यूज़ क्या हैं, और पिछले साल कब कब रिक्रूटमेंट हुआ था, उनकी क्या क्या कट ऑफ रही। सारी की सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी सेबी के बारे में। और यहाँ तक कि आपको PYQs भी मिल जाएंगे अगर आपको PYQ एनालिसिस करने हैं तो। ये गाइड बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फ्रीली डाउनलोडेबल हो जाएगी। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, बट उसके पहले मैं आपको ब्रीफली एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के हमको सिलेबस देखने हैं। फेज़ 1 में जो पेपर है वो 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। पेपर 2 में हमारे पास जनरल स्ट्रीम के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टोटल मिला के 6 हैं हमारे पास, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स एंड योर कंपनीज एक्ट। और फेज़ 2 की मैं बात करूं तो अगेन 2 पेपर हैं, पेपर 1 आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है और पेपर 2 में अगेन जनरल स्ट्रीम के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। अब जो नोटिफिकेशन में है उसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं आपके लिए डिटेल्ड सिलेबस लेके आया हूँ। आपको एनालिसिस करना है, आपको टारगेट करना है कि कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है, उसके लिए आपको कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आधी इन्फॉर्मेशन होगी तो भी आप जज नहीं कर पाओगे, इसलिए हम आपके लिए पूरा डिटेल्ड सिलेबस लाए हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन में सिलेबस आपको पेपर 1 का मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दे ही नहीं रखा है। यहाँ से आपको सिलेबस पूरा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फेज़ 1 के पेपर 1 में आपका सबसे पहला कंपोनेंट है जीए। जीए में आपको क्या क्या पढ़ना है, नेशनल न्यूज़ जो भी हैं, जैसे MOUs हैं, समिट्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं, ये सारे पढ़ने हैं। इंटरनेशनल समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस जो बाहर हुई हैं, इंडिया में हुई है, वो सारी की सारी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हुई हैं। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो भी नोटिफिकेशन रेगुलेशन आता है RBI का, सेबी की, वो सब पता होना चाहिए। डिफेंस की न्यूज़ जो है वो पता होनी चाहिए। डेज इन न्यूज़, जैसे मेजर इवेंट्स जो होते हैं या मेजर डेज है जो, उनकी डेट के साथ और थीम के साथ, इस साल की थीम क्या है, लेटेस्ट जो डे मनाया गया उसकी थीम क्या है, इसके साथ आपको पता होना चाहिए। ऑब्ituaries पता होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट किन पर्सन की हुई है, रिटायरमेंट्स किन के हुए हैं, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनका आपको डिटेल पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स की न्यूज़ पता होनी चाहिए, जो भी मेजर टूर्नामेंट्स हुए हैं उनके विनर कौन है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्पेस की डिटेल पता होनी चाहिए, अगर कोई स्पेस मिशन हुआ है लेटेस्ट तो उसके बारे में पता होना चाहिए। उसका क्रू मेंबर अगर कोई इंडियन है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की न्यूज़ पता होनी चाहिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पता होने चाहिए, किस किस, जैसे नोबेल अवार्ड किसको मिला, या अलग अलग ऑनर्स जो होते हैं वो किसको मिले हैं, उन पर्सनालिटी के नाम पता होने चाहिए। इन्वायरमेंटल न्यूज़ पता होनी चाहिए। बैंकिंग और इकॉनमी की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है अगेन, तो मैं टिक कर देता हूँ, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीए में चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर,
नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, बैंक के हेडक्वार्टर्स, टैगलाइंस, ये सब पता होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, कि जीए में अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं भी हैं तो भी सेबी एग्ज़ाम आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इस एग्ज़ाम में जीए जो है वेटेज बहुत कम है। ओवरऑल जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर, 30% मार्क्स का है जीए। तो इसका और सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है कि जीए में आपको कट ऑफ, जीए में अगर आप 0 मार्क्स भी लाओगे ना तब भी पेपर 1 क्वालिफाई कर सकते हो आप। तो ये अच्छी चीज़ है सेबी में, सेबी के एग्ज़ाम में। इसीलिए जो लोग क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या जीए में थोड़ा कम भी होते हैं, वीक भी होते हैं, वो भी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडवांटेज मिल जाता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती है। और जो कट ऑफ दी गई है वो 30% दी गई है, सिर्फ 100 में से 30 नंबर लाने हैं, और वो भी क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स आपके जुड़ते नहीं है फाइनल लिस्ट में। ठीक है। और अगर जीए में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है तो क्या पढ़ लोगे आप? फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ लोगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लोगे, और बैंकिंग और इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ लोगे, तो भी इतना बहुत होता है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंग्लिश की, पेपर 1 फेज़ 1 की। यहाँ पे आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एरर स्पॉटिंग आ सकती है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपका मतलब इसमें सेबी के सिलेबस में है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना पता होना चाहिए आपको, क्लोज टेस्ट है, रीअरेंजमेंट है, पैराजम्बल्स है, डबल फिलर्स हैं, और वोकैबलरी। ये सारा का सारा कोर्स आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है, पेपर 1 वाला इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर 2 में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो डिस्क्रिप्टिव है, उसकी बात हम करेंगे आगे जाके। पॉइंट्स की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है कोर्स में आपके, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल एंड कंपाउंडर्स आपके सिलेबस में है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, एवरेज एंड एज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर एलिगेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑन सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, मैथमेटिकल इनक्वालिटीज इंपॉर्टेंट, नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन भी कोर्स में है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वांटिटी कंपैरिजन है, डेटा सफिशिएंसी है, पार्टनरशिप है। ये सारा आपको पढ़ के जाना है पॉइंट्स के लिए। और वैसे मैंने क्यूआरई और जनरल अवेयरनेस का बेसिक क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप थोड़ा बहुत वीक भी हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये फॉर्म आपके लिए है, डेफिनेटली है। ठीक है। एग्जाम पैटर्न अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देख पाएंगे इस सीरीज़ का A to Z। तो एग्जाम पैटर्न आप चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ क्यूआरई और जीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेबी के लिए। ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं आराम से, एग्जाम पैटर्न अगर आपको देखना है या एलिजिबिलिटी देखनी है तो। ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, डायरेक्शन सेंस है, इनइक्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलोजिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स है, ब्लड रिलेशन, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट एंड आउटपुट है, क्रिटिकल रीजनिंग है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेटा सफिशिएंसी। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, और इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग में। अब अगर मैं फेज 2 की बात करूं पेपर 1 की, सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जब आप फेज 2 देने जाओगे पेपर तो पहले आपको इंग्लिश का पेपर दिखेगा। ठीक है। तो इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा एस्से राइटिंग का। ठीक है। एस्से राइटिंग का पेपर मिलेगा, उसके बाद आपको दिखेगा प्रेसी राइटिंग, और फिर आपको दिखेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एस्से राइटिंग एक ऐसे लिखना होगा आपको, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, 3 या 4 ऑप्शन गिवन होते हैं एग्जामिनेशन में, ये आपका 30 मार्क्स का होता है। प्रेसी राइटिंग में आपको एक पैसेज दिया रहता है, उसको शॉर्ट करके आपको उसकी समरी लिखनी होती है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया होता है, और इस पैसेज के बेसिस में आपको 5 क्वेश्चन जनरली दिए होते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, ओवरऑल 40 मार्क्स का ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, पैसेज पढ़ के आंसर करने होते हैं क्वेश्चंस के। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सिलेबस है, तो आपको यही पढ़ना है सिर्फ इसमें। कुछ प्रेसी राइटिंग करनी है, कुछ एसेस की प्रैक्टिस करनी है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 की, फेज 2 की, जिसमें आपके 6 कॉम्पोनेंट हैं, कॉमर्स एंड अकाउंट, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड योर इकोनॉमिक्स। इन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको डिटेल में पता होना चाहिए, जिससे आप डिसाइड कर पाओ
क्या आपका वीक जोन है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, और क्या ये पेपर आपके लिए हैवी कि नहीं है। ठीक है, क्या आप इसको टारगेट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए आपको। कॉमर्स एंड अकाउंट्स की मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए अकाउंटिंग का। फिर आपको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पता होना चाहिए। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग इज योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फिर आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। फिर ट्रायल बैलेंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जो बात हुई है, यहाँ पे जो बात हो रखी है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, यहाँ बात हुई है प्रॉफिट लॉस एंड योर बैलेंस शीट की, लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म की। लेकिन जो यहाँ बात हो रही है उसके नेक्स्ट वाले में, यहाँ बात हो रही है कंपनी अकाउंट्स की, कंपनी अकाउंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, उसके बाद रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर ईसॉप्स, बायबैक एंड राइट इशू। आपके लिए इंपॉर्टेंट भी टिक कर देता हूँ। आपके कंपनी अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर पीपीई। सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इंट्रोडक्शन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। फिर आपको स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, इन्वेंट्रीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये होता है कि लॉज होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कुछ रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कैसे करते हो, प्रेजेंट कैसे करते हो, उनका डिस्क्लोजर कैसे करते हो, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे कैसे होगी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके डिफरेंट हैं आपके कोर्स में। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, पीपीई, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ये सारे के सारे आपके जो हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं आपके सिलेबस में, और ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन योर सिलेबस। बहुत कम सिलेबस है और बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये। मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जनरल मैनेजमेंट, एचआरडी। जनरल मैनेजमेंट का मतलब है वही बेसिक ऑफ मैनेजमेंट। फिर मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड एचआरडी, ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस में आपके बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। अब डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड, स्वैप्स, इन सब के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट फॉर इक्विटी मार्केट आपको पता होना चाहिए। डेट मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सारे आपके सिलेबस में है और डिटेल में पता होना चाहिए इनके बारे में। सेबी इज़ द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिलेबस में है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका सिर्फ बेसिक आपके कोर्स में है, एडवांस में आपको नहीं पढ़ना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, अगेन थ्योरेटिकल टॉपिक। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, थ्योरेटिकल से एक चीज़ ज़्यादा आई, कॉमर्स एंड अकाउंट्स में जो मैंने आपको सिलेबस बताया था उसमें न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर चैप्टर में कॉमर्स एंड अकाउंट्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे साथ में। ठीक है, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल आएंगे। हर चैप्टर से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मतलब आते तो कुछ चैप्टर से हैं बट सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल हैं। कॉमर्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, कॉस्टिंग में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कॉस्टिंग में किन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है या जिससे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। बट कॉमर्स एंड अकाउंट्स में तो सारे चैप्टर्स में से आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइनेंस में आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी कोर्स में है। फंक्शन ऑफ आरबीआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। अब यहाँ से भी न्यूमेरिकल फाइनेंस में भी आ सकते हैं बट न्यूमेरिकल बहुत कम आने के चांसेस हैं यहाँ से, और जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इनसे आते हैं, जैसे डेरिवेटिव मार्केट हो गई, इक्विटी मार्केट हो गई, फॉरेक्स मार्केट हो गई, इन्हीं से आते हैं न्यूमेरिकल्स बस। ठीक है, नीचे जो है वो थ्योरेटिकल है प्योर। और उसके बाद ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस है कोर्स में, म्यूचुअल फंड है, एफआरबीएम है, इन्फ्लेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है एंड योर फाइनेंस कमीशन। ये पूरा आपका सिलेबस हो गया फाइनेंस का। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, अगेन यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं बट इनका वेटेज कम होता है एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स एंड अकाउंट्स एंड योर कॉस्टिंग। तो अगर न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं, न्यूमेरिकल्स आते हैं अकाउंट्स से और आपके कॉस्टिंग से। ये दो आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं डेफिनेटली, तो आपको करने ही करने हैं। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से एक आध न्यूमेरिकल आ सकता है, एक इकोनॉमिक्स से एक फाइनेंस से। ठीक है,
पर वेटेज ज़्यादा किसका रहता है, अकाउंट्स और कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक्स की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो पहला टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर है मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा ये, मार्केट स्ट्रक्चर जो भी है ये पांचों की पांचों आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है चारों। इसके बाद नेशनल इनकम भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिमांड सप्लाई और इलास्टिसिटी डिमांड मॉडरेट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन देखे गए हैं, आ सकते हैं क्वेश्चन, तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी कुछ नहीं छोड़ना आपको। बट अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, ठीक है। क्लासिकल एंड केन्जियन अप्रोच, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई, ISLM कर्व, एडवांस टॉपिक है, यहाँ आपको थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट भी है। इन्फ्लेशन भी कोर्स में है, फिलिप्स कर्व एंड बिजनेस साइकिल, ये सारे छोटे टॉपिक्स हैं, जो उसके ऊपर टॉपिक्स थे वो बड़े टॉपिक्स थे। इन्फ्लेशन छोटा टॉपिक है, फिलिप्स कर्व छोटा टॉपिक है, बिजनेस साइकिल छोटा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आ सकता है, इन तीनों में से कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो एफर्ट्स कम लगेंगे क्लियर करने पे, पर इनका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड NBFCs, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। कॉस्टिंग की बात करूं तो अगेन मैंने आपसे कहा था कि इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, आने ही आने। लेकिन इसमें एक चैप्टर ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा थ्योरेटिकल है, वो है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ठीक है। कंप्लीटली थ्योरेटिकल है और इम्पॉर्टेंट भी है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ आइडिया, क्योंकि एक बार आप घर जाके, मतलब घर जाके या घर पे ही हो गए आप, बट एक बार खुद से भी आप सारे चैप्टर्स को देखोगे, सबकी समरी आप देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ये एग्ज़ाम आपको टारगेट करना है कि नहीं करना है। सब कुछ ईजी है मेरे हिसाब से तो आप, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपको बिल्कुल टारगेट करना चाहिए, बट फिर भी सिलेबस पता होना चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, जिससे आप आगे जब प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, अगर आपने ये डिसाइड किया एग्ज़ाम देने का, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ से आते हैं न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्टिंग, बाय प्रोडक्ट सर्विस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सारे हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट मेथड्स लगते हैं कॉस्टिंग के, उनके लिए मेथड्स है, किस इंडस्ट्री में कौन सा मेथड लगने वाला है वो आप यहाँ समझोगे। अब बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। आउटपुट कॉस्टिंग भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, ये है। और लेबर कॉस्ट, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट, शुरू के जो 3 चैप्टर हैं, मतलब ये इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, ये बेसिक चैप्टर्स हैं, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए इनका, तब आप आगे बढ़ पाओगे, तब आपको समझ में आएगी बाकी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनीज लॉज की। कंपनी लॉ में आपके 7 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 7 चैप्टर हैं, सॉरी। तो कंपनीज एक्ट 2013 के 7 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट विच टॉक्स अबाउट प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। चैप्टर 4 है शेयर कैपिटल डिवेंचर्स। चैप्टर 8 है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। चैप्टर 10 है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। चैप्टर 11 है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। चैप्टर 12 है एंड चैप्टर 27 है। चैप्टर 12 इज अबाउट मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स. Chapter 27 is about NCLT and NCLAT. And if you ask me what are the most important chapters here, यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, कोई भी यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप अगर इंसिस्ट करो कि नहीं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताइए, तो ये रहा चैप्टर 8 और चैप्टर 27 NCLT एंड NCLAT और डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. बट आई रिपीट, यहाँ आपको सारे चैप्टर्स करने हैं अच्छे से, ठीक है. अब सारा सिलेबस हो गया ओवर, मैंने आपको बता दिया. अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एडोटैप आपकी हेल्प कर सकता है आपकी प्रिपरेशन में. फॉर दैट आई जस्ट टेक यू टू द वेबसाइट ऑफ एडोटैप, ठीक है. एक बार आपको वेबसाइट में शो कर देता हूँ कि कैसे एडोटैप आपकी हेल्प कर सकता है. और आपको ब्रीफली में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. वो चीज़ें क्या है पहले आप इसको समझिए.
जैसे कि इसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों है, ठीक है? अब फेज़ 1 में जो आपके पास है, वो क्यूआरई भी आता है और आपके फेज़ 2 के कंपोनेंट्स भी हैं। तो जब आप कोर्स में जाएँगे, एडोटैप की वेबसाइट में जाएँगे, यहाँ कोर्सेज़ पे आप जब ड्रॉप डाउन करेंगे, सेबी के कोर्स में आप आएँगे, तब आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक है आपका गोल्ड कोर्स और दूसरा है आपका सिल्वर कोर्स और आपका है तीसरा कॉम्बो कोर्स। ये आप कॉम्बो कोर्स देख पा रहे हैं यहाँ पे। कॉम्बो कोर्स में एक्चुअली क्या होता है, अगर आप साथ में सेबी के साथ-साथ अगर आरबीआई की भी तैयारी कर रहे हैं, सेबी के साथ-साथ नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉम्बो कोर्स रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट अगर सिर्फ सेबी है, तो ये आपके लिए गोल्ड कोर्स भी है और सिल्वर कोर्स भी है। गोल्ड कोर्स में आपको फेज़ 1, फेज़ 2 कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। ऑन द अदर हैंड सिल्वर कोर्स में आपको क्यूआरई की प्रिपरेशन नहीं मिलती है, बाकी सारी प्रिपरेशन मिलेगी, फेज़ 2 की भी और बाकी जनरल अवेयरनेस की भी। तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो क्यूआरई में कंफर्टेबल होते हैं, तो उनके लिए सिल्वर कोर्स है, और जिनको पूरी प्रिपरेशन करनी है उनके लिए गोल्ड कोर्स है। कोर्स में आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी नोट्स मिलते हैं और समरी शीट्स मिलती है रिवाइज करने के लिए, पीवाईक्यू सारे के सारे मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इंटरव्यू की गाइडेंस मिल जाएगी। एवरीथिंग यू विल गेट अंडर वन रूफ, ठीक है। और कोर्स को खरीदने से पहले सबसे पहले आप क्या करना, ट्रायल क्लासेस कर लेना, जितनी की जितनी फ्री क्लासेस हैं, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको क्लासेस में एनरोल करना है क्या, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।